आपने भारत के अंदर लव जिहाद का नाम तो सुना ही होगा। खैर, जब हम लव जिहाद की बात करते हैं तो इसमें एक रिलीजियस एंगल आ जाता है और लोग इस बारे में बात करने को थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इस बात के बारे में बात करने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। दे डू नॉट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि वो उनको रिग्रेसिव दिखाएगा। एक धर्मनिरपेक्षता की जो बात होती है, एक सेक्युलर पर्सपेक्टिव जो होता है, उस बारे में बात करने की कोशिश से दिखाएगा कि उस चीज से आप दूर जाते हुए दिख रहे हो। लेकिन सिमिलर चीज आपको आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में भी होती हुई दिख रही है, और आज से नहीं बहुत टाइम पहले से होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हजारों लड़कियों को एक ट्रॉमा में जीना पड़ रहा है, स्ट्रेस में जीना पड़ रहा है, और कईयों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। और उसका कारण क्या है? ये जो दिखावा है ना कि हम तो बड़े सेक्युलर हैं जी, हम तो बड़े इंक्लूसिव हैं, इसमें जब आप धर्म और रेस को लॉ एनफोर्समेंट के साथ जोड़ देते हो तो आपको कभी पोटेंशियल आउटपुट नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हो रहा है आज की डेट में यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यह मैं नहीं कह रहा, यह कहना है इलॉन मस्क का, और बाकी जितने भी सोशल एक्टिविस्ट आपको वेस्टर्न कंट्रीज में फंक्शन करते हुए दिख जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं ग्रूमिंग गैंग्स की। यह टर्म आपने डेफिनेटली अब तक किसी ना किसी तरीके से सुन ली होगी। ग्रूमिंग गैंग्स को अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करूं, जो सबसे क्लोजेस्ट चीज मुझे दिखाई देती है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, वो है लव जिहाद। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। इससे पहले कि आप मेरे को ब्लेम करना शुरू करके भाई तू सेक्युलर नहीं है, तू तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा है ऐसा केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि लव जिहाद भी भारत के अंदर एक इशू है, और वैसा ही सिमिलर इशू आपको ग्रूमिंग गैंग्स का यूके के अंदर राइज होता हुआ दिखता है, जिसके बारे में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूके जैसी प्रोग्रेसिव कंट्री के अंदर किस तरीके से बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है, साथ के साथ कैसे अपना इंक्लूजन का और सेक्युलरिज्म का चोगा ओढ़ने के बाद इंस्टीट्यूशन या स्टेट इस चीज का ख्याल नहीं रख पा रहा, उन बच्चों की राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा। साथ के साथ इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि भारत को इससे क्या सीख लेने की जरूरत है। व्हाट शुड इंडिया लर्न फ्रॉम दिस? क्या क्या सीख हमें यूके से देखने को मिल रही है? जो गलतियां उन्होंने की हैं, क्या वही गलतियां हम भी कर रहे हैं? जब आज मैं इन ग्रूमिंग गैंग्स की बात करूंगा तो आप प्लीज इसे इंडियन कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करिएगा, और बेसिकली इसको कम्युनल ना बनाएं, इसे लॉ एनफोर्समेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखें। कौन क्या कर रहा है, कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो कर क्या रहा है, उस पर फोकस होना चाहिए। इसको जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी कम्युनिटी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, उनको ब्लेम करने की जरूरत है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सजा देने की जरूरत है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। राइट, मूविंग ऑन। फैंसी कार्स, ड्रग्स एंड वाइट गर्ल्स, यह ट्रेंड बन चुका है आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां लड़कियों को ड्रग्स और फैंसी कार्स और अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव चीजें देने के बाद, एक रोमांटिक रिलेशन का झांसा देने के बाद फंसाया जाता है, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन लड़कियों की उम्र 11 साल तक भी रही है। 11 साल की बच्चियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इवेंचुअली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपको ग्रूमिंग गैंग्स में देखने को मिलेंगे, वो आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? वो आपको नाबालिग लड़कियों के साथ देखने को मिल रहे हैं, वो आपको टीनेज लड़कियों के साथ देखने को मिल रहे हैं। राइट, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपको यह समझने की जरूरत है ग्रूमिंग गैंग्स है क्या। देखिए, आज की डेट में क्या, अब तो एक न्यूज में आया है, काफी टाइम से यूके के अंदर एक इशू चल रहा है। पाकिस्तानी ओरिजिन, मेजॉरिटी ऑफ द जो ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर हैं वो आपको पाकिस्तानी ओरिजिन के दिखते हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हुए दिखते हैं, या उनका जो एक्चुअल रेजिडेंशियल एरिया है जहां से वो बिलोंग करते हैं वो इवेंचुअली पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे टाइम पे ये लड़के छोटी छोटी लड़कियों को, जो वल्नरेबल लड़कियां हैं, उनको फंसाते हैं, उनको ड्रग और एल्कोहल अब्यूज में डालते हैं, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, और अगर वो रेजिस्ट करती हैं तो उन्हें जिंदा जला देते हैं। राइट, ऐसा कुछ आपको भारत में भी होता हुआ दिखता है, बट हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, अदरवाइज विल साउंड कम्युनल। आज की डेट में जब यह मुद्दा वापस सामने उठ के आया है, तो यूके गवर्नमेंट के ऊपर कंटिन्यूअसली क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि तुम अब तक कर क्या रहे थे। 11, 12, 13, 14 साल की बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है। अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? अथॉरिटीज का सेक्युलरिज्म और इंक्लूजन का चोगा ओढ़ के बैठी हैं, उन्हें नहीं दिख रही ये सारी चीजें। और कहीं ना कहीं आपको यह भी समझने की जरूरत होगी कि जब वेस्टर्न कल्चर में आप देखते हैं ना, तो एक चीज होती है जी, पेरेंट्स विल नॉट इंटरफेयर इनटू द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, दे मस्ट इंटरफेयर इनटू द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता।
तो आप इन द नेम ऑफ फ्रीडम आप उनको एक्सप्लॉइट होने के लिए नहीं छोड़ सकते। और ये सीख हमें भी सीखने को मिलनी चाहिए कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि बच्चे की लाइफ को बिल्कुल ही आपने खुला छोड़ दिया है, 13-14 साल की उम्र में उसे वो करने दिया है कि जी उसका रोमांटिक रिलेशन है, आई विल नॉट बी इंटरफेयरिंग इनटू दी पर्सनल लाइफ, उसकी खुद की जिंदगी है, वो अपने हिसाब से जिएगी या जिएगा। वो पर्सपेक्टिव तब तक नहीं आता पिक्चर में जब तक आप यहां से इतने साउंड ना हो जाओ कि आपको समझ में आना शुरू हो जाए कि क्या सही है क्या गलत। और डेफिनेटली टीन एज एक ऐसी वल्नरेबल एज है जिसमें आपका फिसलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और वही यूके में आपको देखने को मिल रहा है। इसको कवर करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसे कवर क्यों कर रहे हैं, पिक्चर में आया क्यों ये। ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं यूके के अंदर, ये जनरली होते कौन हैं? ये पाकिस्तानी ओरिजिन मैन होते हैं। देखो भाई, हम भारतीय हैं, हमारा पाकिस्तान से आप एनिमिटी मानते होगे, हमारी पाकिस्तान से आप दुश्मनी मानते होगे, बट ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये यूके की रिपोर्ट है। इंडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना इंडियंस का इसमें कोई लेना देना है। दिस इज प्योरली अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव व्हिच हैज बीन फंक्शनिंग इन यूके, व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब तक हजारों अंडर एज लड़कियों को अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके ये एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। वो टैक्टिक्स क्या होती हैं? फैंसी कार, महंगी महंगी गाड़ियां, ड्रग्स एंड अल्कोहल, और उनका फिर इवेंचुअल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। इतने सारी अब्यूज होने के बाद, हजारों लड़कियों का अब्यूज होने के बाद भी अथॉरिटीज अब तक कुछ करने में नाकाम रही हैं। डिफरेंट कंट्रीज के एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को क्रिटिसाइज किया है कि अब तक इस बात को लेकर कोई नेशनल प्रोब कंडक्ट क्यों नहीं किया गया। इतनी सारी बच्चियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इतनी सारी बच्चियों की राइट्स को वायलेट किया गया, अब तक सरकार ने उस चीज को लेकर कुछ क्यों नहीं किया है, राइट? अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। अगर ये हो रहा था, सरकार को पता था, सोसाइटी में ही हो रहा है, तो यार ऑफकोर्स लोगों को पता है, तो इस चीज के ऊपर अब तक एक्ट क्यों नहीं किया गया? क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये चीज कंटिन्यू होती हुई दिख रही है और इस पर रोक लगा पाना मुश्किल हो पा रहा है इन यूनाइटेड किंगडम? और सिमिलर सी सिचुएशन आपको भारत में भी देखने को मिलती है। आप डेफिनेटली, जब मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन सेम सिनेरियोज आपको इंडिया में भी फंक्शन करते हुए दिख जाते हैं, राइट? सबसे पहला जो इशू हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये होते हुए दिखे, हमें ये चीज कंटिन्यू होती हुई दिखी, सबसे पहले इस कल्चरल सेंसिटिविटीज एंड पॉलिटिकल करेक्टनेस। ये जो टर्म है ना, ये पूरे देश को ले डूबती है। जब आप अपनी आंखों के सामने होती हुई चीजों को इग्नोर करते हो जिससे आप पॉलिटिकली करेक्ट दिखो, आप उसमें आप उतने ही जिम्मेदार हो उस वायलेंस के लिए जितना वो इंसान कर रहा है वो जिम्मेदार है। ये चीज आपको यूके में भी होती हुई दिखी। अथॉरिटीज ने इस इशू को एड्रेस करना इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो कल्प्रिट्स हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलना शुरू करता यार पाकिस्तानी ओरिजिन लड़के जो हैं वो हमारी लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैं क्या साउंड करूंगा यूके के अंदर? मैं रेसिस्ट साउंड करूंगा। सिमिलरली अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा यार भारत के अंदर लव जिहाद चल रहा है, तो मैं कम्युनल साउंड करना शुरू कर दूंगा। तो इस डर से बचने के लिए, इस एलिगेशन से बचने के लिए, एक सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर सरकार ने, अथॉरिटीज ने इस चीज को इग्नोर करा कि भाई हमें इंक्लूसिव देखना है, हमें रेसिस्ट नहीं दिखना, हमें किसी भी तरीके से मल्टीकल्चरल सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट नहीं करना, इसलिए हम इसे रेदर देन एड्रेसिंग इट लेट्स इग्नोर इट। और इसकी वजह से आपको आज के डेट में इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। फियर ऑफ फार राइट एक्सप्लॉइटेशन। देखो, फार राइट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है राइट वो हैं जो इमिग्रेशन पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते, जो अपने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। और इवेंचुअली अगर अथॉरिटीज इस बात को एक्नॉलेज कर लेती कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ग्रूमिंग गैंग्स में, इसमें इमिग्रेंट्स का रोल है, तो काफी हद तक आपको देखने को मिलता कि जो एथनिक बैकग्राउंड है इन परपेट्रेटर्स का, वो एंटी मुस्लिम और एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स को जगाने का रीजन बनता, जिसकी वजह से उन लोगों को भी सफर करना पड़ता जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब करे एक भरे 100, गलती एक की होगी लेकिन पूरी कम्युनिटी को उसके लिए ब्लेम कर दिया जाता है। भारत में भी ऐसा ही होता है और वेस्ट में भी ऐसा ही होता अगर इस चीज को आप पहले एक्नॉलेज कर लेते, जिसकी वजह से अथॉरिटीज के अंदर एक मतलब हिचकिचाहट दिखी, एक रिलक्टेंस दिखी कि इस इशू को वो एड्रेस करें या फिर ना करें। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूशनल इनकॉम्पिटेंस एंड डिनायल। आप एड्रेस करने की जगह आप डिनायल मोड में चले जा रहे हो। कैसे चले जा रहे हो डिनायल मोड में? जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एंड सोशल सर्विसेज
जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं कि जितने भी अब्यूज हुए हैं ग्रूमिंग गैंग्स के इशू के अंडर उन्हें ठीक से इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, जितने भी अब्यूज हुई हैं, जितने भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उस पर पूरी तरीके से ध्यान ना दिया जाए और कंप्लीट फेलियर देखने को मिलता है। आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो यह भी देखने को मिलता है कि जो विक्टिम्स हैं, जो जिन्होंने झेला है इस चीज को, उनकी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है और यह बोला जाता है कि ये कोई क्रिमिनल इशू नहीं है, ये मोरालिटी का इशू है कि तुम क्या करने गई थी वहां। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है ना, कभी कभी आपको पॉलिटिशियंस भी देखने को मिल जाते हैं कि जी लड़कियों को 3/4 नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को कैपरीज नहीं पहननी चाहिए, लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये वैसा ही वाला पर्सपेक्टिव है कि आपने कल्प्रिट को तो पकड़ा नहीं, आपने विक्टिम को ही क्या बना दिया, ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तेरी गलती है, तू कैसे फंस गई भाई। तुम्हारी भी तो बुद्धि है, वो तुम्हें रोमांटिक रिलेशनशिप में लेके गया तो ऐसा खींच के थोड़ी ले गया, तुम भी गई। तो रेदर देन उसकी बातें सुनने के लिए, उसका ट्रॉमा समझने की जगह आप उसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और इसे एक मोरल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं रेदर देन एज क्रिमिनल एंगल। ये जो गलतियां हो रही हैं, ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये जो रेप्स हो रहे हैं, ये जो जिंदा जलाया जा रहा है लोगों को, इसमें मोरालिटी ढूंढी जा रही है रेदर देन क्राइम, जिसकी वजह से ये चीज आपको और ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। नेक्स्ट, विक्टिम ब्लेमिंग। जैसा हमारे देश की तरह है, लड़कियां घरों की इज्जत होती हैं, अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है तो लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वो इंडियन सोसाइटी की गलती नहीं है। इस मैस्कुलिनिस्ट वर्ल्ड में, इस मेल शॉविनिस्ट वर्ल्ड में जब लड़कियां गलती करती हैं ना, तो गलतियां भी लड़कियों की ही बताई जाती है। उनको जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उनकी भी कुछ ना कुछ गलती जरूर रही होगी। तो ऐसे केस में बहुत सारे विक्टिम्स, स्पेशली जो छोटी लड़कियां हैं, जो टीनेज लड़कियां हैं, उन्हें ना ऐसा बोला गया कि तुम्हारी गलती है, तुम उस एब्यूज में फंसी कैसे, तुम्हें भी तो समझना चाहिए था। वो ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती कि इसमें तुम रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ी। और उनकी टेस्टिमनीज जो वो बयान देती हैं, उनको ट्रिवियलाइज, मतलब इस तरीके से उनको आप इग्नोर कर देते हो कि यार ये ट्रिवियल बातें कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है, सामने वाला अपने आप कर देगा। तो इवेंचुअली जो सीरियसनेस है, जो विक्टिम अपने जिस माइंडसेट से गुजर रही है, जिस स्ट्रेस से गुजर रही है, उसको अथॉरिटीज नहीं समझती। उसका एक मेन रीजन मैंने आपको पहले 2 रीजंस बता देते कि आपको इंक्लूसिव दिखना है, आपको सेक्युलर दिखना है, आप किसी भी तरीके से रेसिस्ट नहीं दिख सकते। चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, मेरी आइडियोलॉजी जिंदा रहनी चाहिए, मेरा जो परसेप्शन है वो जिंदा रहना चाहिए। और पॉलिटिकल एंड सोशल प्रेशर, आपके ऊपर एक मेजर प्रेशर रहता है कि किसी भी तरीके से ऐसा डिवीजन या कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट कर दे। ये ऐसा लग रहा है जैसे भारत की ही बातें कर रहे हैं हम। बात ये कहां की चल रही है? ये बात चल रही है यूनाइटेड किंगडम की, जिसकी वजह से अथॉरिटीज या तो एक्शन लेती ही नहीं या फिर उसे इग्नोर कर देती हैं, या तो अवॉइड कर देती हैं, या फिर पता चलता है तो पूरी तरीके से ऐसे एक्शंस लेती हैं विच आर नॉट इनफ, जो प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। मीडिया रिलेक्टेंस, मीडिया के साथ भी यही दिक्कत है जी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ऐसी मेजोरिटी ऑफ द ऐसी चीजों को या तो कवर नहीं करती या डाउन प्ले कर देती है। हमारे देश में भी अगर कोई ऐसी चीजों को कवर करना शुरू कर देगा तो उसे कम्युनल बता दिया जाएगा, उसे गोदी मीडिया, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दोगे। आप ये नहीं सोचोगे, उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचोगे आप जिनके साथ वो गलतियां हो रही हैं, जिनके साथ वो गलत चीजें हो रही हैं। अपने आप को रेसिस्ट ना बताएं। मीडिया इस वजह से भी बसती है कि यार अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे तो समाज के अंदर रेशियल टेंशन फैलती हुई दिखेंगी, कंट्रोवर्सीज इमर्ज होती हुई दिखेंगी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ द स्केल है ना वो छुपा ही रह जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करती नहीं, अगर कवर करती भी है तो एक्चुअल न्यूज कवर नहीं करती। क्यों? रेशियल टेंशन का डर है, सोसाइटी में डिवीजन का डर है। इसलिए जो प्रॉब्लम है वो हमेशा क्या रहती है? वो छुपी हुई रहती है, वो लोगों के सामने कभी पूरी तरीके से नहीं आ पाती। पॉलिटिकल विल की कमी देखने को मिल रही है, इवन लोकल पॉलिटिशियंस, यहां तक कि लोकल लीडर्स भी इस इशू से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको इमिग्रेंट्स के एक मेजर चंक देखने को मिल रहा है। अगर वो उनके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो उनका वोटर बेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये पता होते हुए भी कि सामने गलतियां हो रही हैं, आप उनके अगेंस्ट इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। भारत में भी अप्लाई कर लो ये बात, राइट? अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस इंफॉर्मेशन, मेजोरिटी ऑफ द लड़कियों को डर रहता है बदनामी का, जैसा यहां रहता है वैसा वहां भी रहता है। इस वजह से एक तो सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग देखने को मिलती है ग्रूमिंग गैंग एक्टिविटीज की, जिससे आप रेसिस्ट ना साउंड करो। पहले तो अगर कोई और भी करना चाहे तो आपको ऐसा लगेगा यार पाकिस्तानी है इसलिए कर रहा है, ऐसी बात ये। अगर ये व्हाइट होता तो शायद इसके बारे में ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाए जाते। तो एक ये भी डर रहता है इंसान के कि यार मुझे रेसिस्ट ना बता दिया जाए। जैसे भारत के अंदर अगर मैं किसी पर्सपेक्टिव, अगर उसमें कम्युनल एंगल आ गया तो मेरे को बता दिया जाएगा भाई तू तो सेक्युलर नहीं है, तू तो धर्म का दरिंदा है, तू तो कम्युनल आदमी है।
आप सच्चाई बताने से भी इसलिए डर जाते हो क्योंकि आपको यह लगता है सामने वाला आपको जज कर लेगा। इवेंचुअली ऐसा ही आपको यूके में भी होता हुआ दिखा है। मिस इन्फॉर्मेशन और एडिक्वेट पब्लिक अवेयरनेस भी एक कारण है जिसकी वजह से ग्रूमिंग एक्टिविटीज पूरी तरीके से पिक्चर में बाहर आती हुई नहीं दिखती है। राइट, मूविंग ऑन। पैटर्न क्या है, ये होता कैसे है, करते क्या है ये लड़के जो ग्रूमिंग गैंग्स में इन्वॉल्व है, जो पूरा गैंग है, ये लड़कियों को किस तरीके से फंसाते हैं। इसकी शुरुआत हुई टैक्सी कैब से। लड़के टैक्सी कैब्स में होते थे या फिर जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जो डिलीवरी गाइज होते हैं, जो टेक अवेज लेके जाते हैं, वो या तो टैक्सीज के अंदर या फिर ऑर्डर डिलीवरी के नाम पे वल्नरेबल गर्ल्स जो जिन्हें इजीली टारगेट किया जा सकता है। और आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए, जब हमारी 12, 13, 14, 15 साल की उम्र होती है, ये बड़ी ही वल्नरेबल सी उम्र है। आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े हो चुके हो, आपको दुनिया की समझ है, लेकिन एक्चुअली आपको दुनिया की समझ होती नहीं है। तो ऐसी लड़कियों को टारगेट करना, ऐसी लड़कियों को इजीली फंसा लेना थोड़ा सा आसान होता है। इसलिए आपको ये मैन इन टैक्सी कैब्स वल्नरेबल गर्ल्स को इस तरीके से टारगेट करते थे, ईदर थ्रू डिलीवरी गाइज और थ्रू टैक्सी कैब्स के थ्रू। उसके बाद फैंसी कार्स, महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते थे, महंगे महंगे गिफ्ट देते थे और उन्हें एक गलत फहमी दी जाती थी कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं उस पर्टिकुलर बंदे के साथ। महंगी गाड़ियों में घुमाएंगे, महंगे गिफ्ट देंगे, उसके बाद एक रिलेशनशिप का ड्रामा करेंगे। इवेंचुअली उसके बाद ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्शन पे उन्हें लाया जाता था। उन लड़कियों को, अंडर एज लड़कियों को ड्रग्स की आदत डाली जाती थी, एल्कोहल की आदत डाली जाती थी, और जब वो उस पर डिपेंडेंट हो जाती थी तो वो आसान हो जाता था इस ग्रूमिंग गैंग के लिए उन बच्चियों को एक्सप्लॉइट करना। अब ये प्यार फिर बदलता हुआ दिखता है आपको वायलेंस में। ये जो प्यार, ये जो रोमांटिक रिलेशन शुरू हुआ था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हिंसा में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं, जो ग्रूमिंग थी, ये जो पूरी तरीके से आपको होता हुआ दिख रहा था, प्यार जो दिख रहा था, ये इवेंचुअली फिजिकल अब्यूज में बदलता हुआ दिखता है। मल्टीपल केसेस हैं यूके के अंदर, और साथ के साथ कुछ विक्टिम्स को तो जिंदा जला दिया गया जब उन्होंने इस चीज को अपोज करने की कोशिश करी, या उन्होंने ये बोला कि इस बात को वो बाहर जाके पब्लिक में सबके सामने बता देंगी, तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। हमारे देश में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, बट वही है ना, जैसे सेक्युलरिज्म, डेथ थ्रेट्स एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर। सबसे पहले विक्टिम्स जो हैं उनको वायलेंस का भी थ्रेट दिया जाता है। उनको यह बोला जाता है कि अगर किसी भी तरीके से ये बात आप बाहर बोलेंगी, एक तो उन्हें खुद ही बदनामी का डर है, दूसरी तरीके से उन्हें यह भी बोला जाता है कि आपको जिंदा जला दिया जाएगा, आपको जिंदा मार दिया जाएगा अगर आप कोई भी ऐसी बात करती हैं तो। और दूसरी चीज, अथॉरिटीज जो हैं वो भी थोड़ी सी आपको हिचकिचाती हुई दिखती हैं, रिलक्टेंट दिखती हैं कि वो इस चीज को, इशू को टैकल करें या फिर देखें। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीजंस आपके सामने रख दिए हैं। राइट, इस एक्सप्लॉयटेशन का, ये जो बच्चियों के साथ हो रहा है, इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है? सबसे पहली चीज, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस करती हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों के थ्रू वो गुजरती हैं। आने वाली पूरी लाइफ में वो अंडर कॉन्फिडेंट रहती हैं और उनके लिए जिंदगी एक जहन्नुम जैसे टाइप बन जाता है। बेसिकली इट बिकम्स हेल, क्योंकि वो जो चल रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, आप किसी से शेयर कर नहीं सकते, कोई आपकी हेल्प करेगा नहीं, इन द नेम ऑफ बिकॉज दे डू नॉट वांट टू साउंड रेशियल। जो अथॉरिटीज हैं यूके के अंदर, उनके ऊपर भरोसा थोड़ा सा घटता हुआ दिखता है कि यार पब्लिक फेथ जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, वो कैसे बनेगा जब आप अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जो इमेज है वो भी आपको सीवियरली डैमेज होती हुई दिखती है। सोशल डिवीजन, इन कुछ चुनिंदा पाकिस्तानीज की वजह से जो पूरी कम्युनिटी है पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में रह रही है, या जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो यूके के अंदर रहती हुई दिखती है, उस पूरे को आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेसाइजेशन देखने को मिलेगा। उनके अगेंस्ट आपको डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते हुए दिखेंगे। मैं वही बोल रहा हूं, करे एक भरे 100। सिमिलरली इंडिया में भी, इंडिया में गलती एक आदमी करेगा लेकिन पूरी कम्युनिटी को क्या कर देते हो आप? ब्लेम कर देते हो। पूरी कम्युनिटी थोड़ी करती घूम रही है यार, लेकिन जो कर रहा है उसको टारगेट करो। इसमें ना रिलीजन को मत डालो। ये जो टर्म लव जिहाद है, ये बुरा इसलिए है क्योंकि आपने ना इसे रिलीजन से कनेक्ट कर दिया है ज्यादा। आप इसे उस इंसान की एक्टिविटी से कनेक्ट करके देखते हैं ना, तो शायद आप इसे बेटर तरीके से सॉल्व कर पाते। कम्युनिटी को साइड रखो, उस गलती को देखो, उस कम्युनिटी को पूरी तरीके से ब्लेम मत करना शुरू कर दो कि जी हर मुस्लिम भारत के अंदर जिम्मेदार है जो चल रहा है लव जिहाद वाला पर्सपेक्टिव। उनको टारगेट करो जो एक्चुअली इस चीज में इन्वॉल्व है, और एक ऐसा एग्जांपल सेट करो कि आगे से वो चीज रिपीट ना हो। हमारे यहां भी क्या देखने को मिल रहा है? यहां एथनिक बैकग्राउंड की वजह से जो आपको ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से जो बाकी की कम्युनिटी है
उनको भी टारगेट किया जाएगा, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर रेशियल टेंशंस बढ़ते हुए दिखेंगे और कम्युनिटी में भी एक डिवाइड देखने को मिलेगा। स्टिग्माइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, एंटायर कम्युनिटी वुड बी स्टिग्मा की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। लास्ट में जो यूथ है, जो बेसिकली बच्चियां हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी आपको काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है, और जो मार्जिनलाइज, जो वल्नरेबल बच्चे हैं, उनको आपको काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिल रही है एट द यंग एज, और उनकी आगे वाली पूरी जिंदगी जो है वो स्ट्रेस में बीत सकती है अगर इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन आपको रन करते हुए दिखते हैं या फिर कंटिन्यू होते हुए दिखते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इंपैक्ट क्या है ग्रूमिंग का यूके के ऊपर? यूके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? सबसे पहले तो यार आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन गई। क्यों गई रेपुटेशन? आप अपने आप को एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बता रहे हो, एक लॉ अबाइडिंग नेशन बता रहे हो, लेकिन अपने सिटीजन्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, पहला इंपैक्ट। दूसरा, आप ह्यूमन राइट्स के रखवाले बनते हो दुनिया भर में। आप कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, आप चाइना में ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, आप मिडिल ईस्ट में ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, गाजा में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो। आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने सिटीजन्स के ह्यूमन राइट सेफगार्ड नहीं कर पा रहे। क्यों? इंक्लूजन, मल्टीकल्चरल सोसाइटी, इंक्लूसिविटी। हम किसी भी तरीके से रेशियल साउंड नहीं करेंगे, चाहे हमारी जनता मरती रहे, हमारे देश की बच्चियां जलती रहे, लेकिन हमें सेक्युलर और इंक्लूसिव साउंड करना है। परसेप्शन ऑफ इनएफिशिएंसी, पूरी दुनिया को क्या लग रहा है कि यूके गवर्नमेंट के बस की नहीं है यार। यूके की अथॉरिटीज जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं इस इशू को प्रोटेक्ट करने में, और ये परसेप्शन आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है क्या, या कोई करप्शन वाला एंगल भी है क्या, और अगर नहीं तो इसे एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी का एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू यूके, जबकि यूके अपने आप को खुद बड़ी प्रोग्रेसिव और लॉ अबाइडिंग कंट्री बताता है। कल्चरल एंड सोशल डिवाइड, वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उनकी एथनिसिटीज की वजह से जो लोग इन्वॉल्व हैं, सेम एथनिसिटीज के बाकी लोगों को भी झेलना पड़ेगा, और ये केवल पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, ये इंडियंस के साथ भी होगा यूके में अब, क्योंकि इंडियंस पाकिस्तान रेशियल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है नहीं। आप देख के तो किसी को नहीं बता सकते कि इंडियन है या पाकिस्तानी। तो इवेंचुअली इन पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों ने जो किया है, जो ग्रूमिंग गैंग्स बना रखे हैं, इसकी वजह से रेस्ट ऑफ द इंडियन और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको यूके के अंदर रहती हुई दिखती है, या बांग्लादेशी और इवन श्रीलंकन्स, वो भी आपको टारगेट होते हुए दिखेंगे। एक सोसाइटी के अंदर एक कल्चरल और सोशल डिवाइड क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जो क्रेडिबिलिटी है यूके की चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके, वो भी लूज हो चुकी है। आसान भाषा में जो यूके की क्रेडिबिलिटी है कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोटेक्शन नॉर्म्स को फॉलो करने की, वो पूरी तरीके से उसमें विफल दिखता है, उसमें फेल दिखता है आज की डेट में यूनाइटेड किंगडम। मूविंग ऑन, भारत को इससे क्या क्या लेसन्स लेने की जरूरत है? इंडिया में मैंने पहले भी बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इंडिया में जो क्लोजेस्ट ऐसा एस्पेक्ट देखने को मिलता है वो लव जिहाद का है। तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है? सबसे पहले कम्युनिटी को बाहर निकालो, अनबायस्ड रहो। आप धर्म के नाम पर इस चीज को जज नहीं करोगे, आप क्राइम की तरीके से इस चीज को जज करोगे। जज द एक्शंस नॉट द कम्युनिटी। जो एक्शन है उसको जज करो, उस कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहा है उसको जज मत करो। दिस शुड बी द केस। कल्चरल सेंसिटिविटीज इन लॉ एनफोर्समेंट, आसान भाषा में इन्वेस्टिगेशंस जो होनी चाहिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर लव जिहाद की वजह से ही लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ दिखे, बाकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बायस्ड रहेंगे तो आप एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे, वो नैरो माइंडेडनेस नहीं आनी चाहिए। आप इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड रखेंगे, किसी भी तरीके से कल्चरल और रिलीजियस बायस को पिक्चर में नहीं आने देंगे, और अपना रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में धर्म लॉ एनफोर्समेंट के बीच में नहीं आना चाहिए। आप अपने आप को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में धर्मनिरपेक्ष बनने की एक्टिंग मत करो। वहां जो लॉ है उसको एनफोर्स करने की कोशिश करो, जो लोग सफर कर रहे हैं उनको जस्टिस दिलाने की कोशिश करो। विक्टिम को जो प्रोटेक्शन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आपको पता है कि विक्टिम आ चुका है, हमें पता है कि उसको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए जिससे विक्टिम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा सके, लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा जा सके, काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके, सेफ शेल्टर्स प्रोवाइड किए जा सके, साथ के साथ उन्हें समझाया जा सके कि दिस इज नॉट द एंड, आगे चल के आपकी जिंदगी बेटर हो जाएगी, दिस वाज जस्ट अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ, राइट। उनकी आगे वाली जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उस चीज पे भी फोकस करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेनिंग, हमें क्लियर अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी अथॉरिटीज के लिए, मतलब जवाबदेही सेट करनी पड़ेगी अथॉरिटीज के लिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी जवाबदेही है, ये
आप जवाब दो कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद आपका क्या स्टेप लिया आपने। साथ के साथ हमें रेगुलर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे ग्रूमिंग और ऐसे अब्यूज केसेस को भारत के अंदर रोका जा सके, जो भारत में भी देखने को मिलते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करने की जरूरत है, हमें नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी जिससे ऐसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स वाले पर्सपेक्टिव को रोका जा सके, और आसान तरीके से अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे रिपोर्टिंग उसकी बढ़ती हुई देखे, अंडर रिपोर्टिंग की वजह से कोई बेचारा सफर करता हुआ ना रह जाए। बाकी क्या लेसन्स हैं? कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। देखो जैसे मैंने बोला, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई इंसान, कोई लड़का, चाहे हिंदू या मुस्लिम, कुछ गलत करता है तो रेदर देन ब्लेमिंग द कम्युनिटी, आपको उस कम्युनिटी के साथ एंगेज करना चाहिए, उसका ट्रस्ट जीतने की जरूरत है। आपको क्या करना पड़ेगा? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और कम्युनिटीज के बीच में कोलैबोरेशन मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे लोकल लीडर्स को, रिलीजियस ग्रुप्स को और एनजीओस को एक साथ बिठाया जा सके और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसे कम्युनल नहीं बनने देना है, हमें लॉ को एनफोर्स करना है और वो सबके लिए एक तरीके से होना चाहिए। आपको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी ने कुछ गलत किया है और वो किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग कर रहा है और मैं उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दूंगा तो लोग मुझे कम्युनल बताना शुरू कर देंगे। आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, मीडिया का फोकस ये होना चाहिए कि सफेद को सफेद बताएं, काले को काला बताएं, हमेशा ग्रे जोन में घुसने की कोशिश ना करें, हमेशा वो सेंट्रिस्ट अप्रोच अपनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी वो दोगलापन और हिपोक्रेसी लगनी शुरू हो जाती है। तो सही को सही और गलत को गलत बताने की जरूरत है, नो मैटर व्हाट द रिलीजन इज। वहां सेक्युलरिज्म का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है, या फिर रेसिज्म का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। हमें एजेंसीज के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सोशल सर्विसेज जो हमारे यहाँ एनजीओस का फंक्शन कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर हो, जिससे कि आसानी से ऐसे केसेस को डिटेक्ट किया जा सके और उन्हें एड्रेस भी किया जा सके। जीरो टॉलरेंस फॉर नेग्लिजेंस। अगर अथॉरिटी किसी भी तरीके से नेग्लिजिबल हो रही है, मतलब नेग्लिजेंस अपना रही है, थोड़ा सा इग्नोरेंट हो रही है ऐसी चीजों के लिए, तो उनके प्रति जीरो टॉलरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। उनकी जवाबदेही को, अकाउंटेबिलिटी को सर्टेनली स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के थ्रू मेंटेन करना चाहिए। एनफोर्स स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अगेंस्ट नेग्लिजेंस और फेलियर टू एक्ट ऑन अब्यूज केसेस बाय अथॉरिटीज। मतलब आपको अथॉरिटीज को जवाबदेही बनानी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए स्कूल के अंदर। कैसे लेने चाहिए? बच्चों को एजुकेट करो, स्टाफ को एजुकेट करो कि ऐसे ऐसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस चल रहे हैं, थोड़ा सा सतर्कता बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखने की जरूरत है। ऐसी किसी के लिए भी फॉल कर जाने की जरूरत नहीं है। हर कोई आपकी जिंदगी में जो आपसे अच्छी बातें आके करता है वो आपसे प्यार करने नहीं आया है, वो हो सकता है आपका फायदा उठाने आया हो। ये चीज आजकल की बच्चियों को समझानी जरूरी है, स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, जब आपकी पूरी जिंदगी केवल दिखावे की बची है। तो उस टाइम पे महंगी गाड़ियां, महंगे गिफ्ट्स हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लुभा लें, आपको अट्रैक्ट कर लें, लेकिन आपको यह भी समझने की जरूरत है कि हर किसी का, अगर कोई कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो डेफिनेटली आपसे रिटर्न में भी कुछ लेगा, और वो आपकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, और आजकल के स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को यह समझाने की जरूरत है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कैंपेन्स रन करने की जरूरत है। ये जो पूरा आपने सारी चीजें देखी, इससे हमें पता चला कि क्यों कभी कभी अनबायस साउंड करने के लिए, या इंक्लूसिव साउंड करने के लिए, या नॉन कम्युनल या सेक्युलर साउंड करने के लिए हम मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को साइडलाइन कर देते हैं, जिससे हमारी इमेज टार्निश ना हो जाए। यही यूके गवर्नमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से उसे क्वेश्चन किया जा रहा है, और वही गलती हमें नहीं करनी है। कंसिडरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन, आपके सामने क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इंडियन कंटेक्स्ट से भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा विदाउट यूजिंग द टर्म्स लाइक लव जिहाद। इन चीज को हम अवॉइड करते हैं, ऑल्दो ये केरला हाई कोर्ट का टर्म दिया गया है कि लव जिहाद इज रियलिटी, ये जुडिशरी बेसिकली इंक्लूड कर चुकी है अपने एस्पेक्ट में, बट कंसिडरिंग वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वी नीड टू बी साउंड एज सेक्युलर एज पॉसिबल, वी नीड टू राइट थिंग्स विच आर एज अनबायस्ड एज पॉसिबल। तो हम कोशिश करेंगे कम्युनल टर्म्स को आंसर्स के अंदर यूज ना करें। Question is, examine the pattern of exploitation in grooming gang cases in the UK, highlighting the socio-political factors that led to the systemic failure in addressing the abuse. What lessons can India learn from the UK's handling of such cases in terms of law enforcement and victim protection? This is a question 250 words में आपने अटेम्प्ट करना है इसे। डेफिनेटली ये न्यूज में रहने वाला है आगे वाले समय में, और इंडियन कंटेक्स्ट में भी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।